हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 11 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 64 टॉपिक हम प्रीवियस 10 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में, देन हम चर्चा करेंगे नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन के बारे में, जानेंगे सी विजिल एक्सरसाइज के बारे में, एक लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है चर्चा करेंगे इसके बारे में, मुंडा रिवेलियन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे पेरिस पीस फोरम किससे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन ग्राम न्यायालय एक्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ग्राम न्यायालय का जो इस्टेब्लिशमेंट है वह इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पर करने की बात की गई थी ग्राम न्यायालय एक्ट के अंतर्गत। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ न्यायाधिकारी को अपॉइंट करने के लिए हर ग्राम न्यायालय के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जो एविडेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं उसको मानने के लिए ग्राम न्यायालय बाध्य है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो ग्राम न्यायालय है उसको इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पर इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी ग्राम न्यायालय एक्ट के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ कि न्यायाधिकारी को अपॉइंट किया जाए हर ग्राम न्यायालय के अंतर्गत, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जो साक्ष्य प्रोवाइड कराए जाते हैं उसको मानने के लिए ये बाध्य है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसी बाध्यता इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अपनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को नोटिस इशू किया गया, ये उससे संबंधित था जब 2019 में एक याचिका लगी थी हाई कोर्ट में कि वह सेंटर को डायरेक्ट करे कि सारे स्टेट्स के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को स्थापित किया जाए। अगर हम बात करें 2021 के आंकड़े की, तो 476 ग्राम न्यायालय को नोटिफाई किया गया है 15 स्टेट के अंतर्गत, जिसमें से अभी 256 ही ऑपरेशनल है 10 स्टेट में। अगर हम बात करें ग्राम न्यायालय की, तो लॉ कमीशन की 114वीं जो रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत सजेस्ट किया गया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय के लिए, और 2008 में पार्लियामेंट ने ग्राम न्यायालय एक्ट के द्वारा इसको पारित करके ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए पाथ को तैयार किया। अगर हम बात करें इसके सैलिएंट फीचर्स की, तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय की बात करता है इंटरमीडिएट पंचायत लेवल के लिए। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ टू अपॉइंट न्यायाधिकारी हर ग्राम न्यायालय के अंतर्गत। ये कोशिश करता है कि क्रिमिनल केसेस जो सिविल सूट्स हैं या क्लेम्स हैं या कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उसको सॉल्व करे। साथ ही साथ ये गाइडेड है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, जो कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है, उससे ये गाइडेड होता है। इसके अलावा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जो एविडेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं उसको मानने के लिए ये बाध्य नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इसके लाभ की, तो इससे एक आसान और एक कम खर्चीला हमें जस्टिस प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जो मामले हैं उसका स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है। इसके अलावा जो सिविल कोर्ट्स हैं उस पर जो दबाव है केसेस का उसको भी इसके द्वारा कम किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसकी चिंता या इसके चैलेंजेस के बारे में, तो इसको जो रिसोर्स प्रोवाइड कराना है स्टेट गवर्नमेंट को वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ इसमें जो लोगों में इससे संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके इस न्यायालय के बारे में कम अवेयरनेस है। साथ ही जो ग्राम न्यायालय के जो जुरी सेक्शंस है उससे संबंधित भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ये सारे चैलेंजेस इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये हमने बात की ग्राम न्यायालय के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये नेशनल लिस्ट ऑफ जो असेंशियल मेडिसिन है ये कंटेन करती है उन ड्रग्स को जो कि असेंशियली रिक्वायर होने चाहिए हॉस्पिटल्स के अंतर्गत बल्क क्वांटिटी में। सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि इसको फर्स्ट फॉर्मुलेट किया गया था 1996 के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको रिव्यू और रिवाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये कंटेन करता है उन ड्रग्स को जो कि असेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं और उनको हॉस्पिटल में बल्क में मौजूद होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट किया गया था 1996 में, तो ये भी करेक्ट है। साथ ही साथ इसको जो रिव्यू और रिवाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल जो मेडिसिन है 2022 उसको अभी रिवाइज किया गया है आफ्टर द कंसल्टेशन, और साथ ही साथ जो इसके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के द्वारा। और इसके अलावा जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स जो WHO ने असेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2021 जारी की थी उससे संबंधित इसके अंतर्गत शामिल दवाइयाँ इसके अंतर्गत की गई हैं। अगर हम बात करें 34 एडिशनल इसके अंतर्गत लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं इस जो कैंसर ट्रीटमेंट से संबंधित हैं या पैलेटिव केयर से संबंधित हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित हैं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। साथ ही साथ 26 ड्रग्स को इसके अंतर्गत हटाया भी गया है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो प्राइस है और जो ड्रग्स की जो प्राइस होती है वह रेगुलेट की जाती है नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो इन जो असेंशियल जो ड्रग्स होती है इनकी प्राइस को रेगुलेट करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, लेकिन उसको रिवाइज और रिव्यू करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन के बारे में, तो ये कंटेन करती है दो ड्रग्स को जो कि असेंशियली रिक्वायर्ड होती है बल्क क्वांटिटी में हॉस्पिटल्स में स्टोर करने के लिए। साथ ही साथ ये इंश्योर करती है कि एक्सेसिबल हो ये वाली जो दवाइयाँ हैं और वे अफोर्डेबल हों ऑल लेवल्स ऑफ जो हेल्थ केयर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा ये एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिवाइज किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, जो कि चेंजेस पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत जो आते हैं उसके अंतर्गत इसको चेंज किया जाता है। इसको फर्स्ट फॉर्मुलेट किया गया था 1996 में। इसको रिव्यू और रिवाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, इसका जो प्राइमरी पर्पस है कि जो इसका एक तार्किक तरीके से इसका यूज किया जाए मेडिसिन का। जो इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि उनकी कॉस्ट डिफाइन की जाए, उनकी सेफ्टी के आधार पर और उनकी जो इफिकेसी के आधार पर इनको नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में जो कि इसकी प्राइस को रेगुलेट करता है, तो इसको सेटअप किया गया था 1997 में, जो कि फिक्स और रिवाइज करता है प्राइसेस को, जो कंट्रोल करता है बल्क ड्रग्स को। साथ ही साथ जो इनकी जो प्राइजेस होती है उसको इन्फोर्स कराता है जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन के आधार पर। ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल जो ऑर्डर है 1995 के अंतर्गत ये काम करता है। इसके अलावा जो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी है ये अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। तो इसमें आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी है वह मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सी विजिल एक्सरसाइज से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एक्सरसाइज है ये कंसेप्चुलाइज हुई थी 2018 में टू वैलिडेट करने के लिए कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जो इंस्टीट्यूशनलाइज जो फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं, जो मेजर्स लिए गए हैं, उसको वैलिडेट करने के लिए एक्सरसाइज कंसेप्चुलाइज की गई थी 2018 में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। साथ ही साथ इसमें कोऑर्डिनेट करती हैं कोस्ट गार्ड और अदर मिनिस्ट्रीज भी। तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक्सरसाइज को एक कंसेप्चुलाइज किया गया था 2018 में, जो भी इंस्टीट्यूशनल जो इसमें मेजर्स लिए गए हैं उसको वैलिडेट करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि कोऑर्डिनेट करता है कोस्ट गार्ड और अदर मिनिस्ट्रीज के साथ, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन हमसे पूछा गया है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 और नोर 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी इसका 3rd एडिशन इसको आयोजित किया जा रहा है पैन इंडिया बेसिस पे। जो कोस्टल डिफेंस जो एक्सरसाइज है सी विजिल 22 के नाम से ये जानी जा रही है, जो कि जल्द ही इसको आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें सी विजिल एक्सरसाइज के बारे में, तो एक्सरसाइज को कंसेप्चुलाइज किया गया था 2018 में। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो इशू 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें देखने को जो मिले थे, उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशनल जो मेजर्स लिए गए हैं उसको वैलिडेट करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है।
इसके अलावा इसको कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा और जिसमें कोऑर्डिनेट करती है इंडियन कोस्ट गार्ड और अदर मिनिस्ट्रीज। इसके अंतर्गत जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज से संबंधित जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वह भी इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेट करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सी विजिल 22 है ये एक तरीके से ये देखता है कि जो एक्टिवेशन जो कोस्टल सिक्योरिटी है हमारी 7,500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है और जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है जो कि 200 नॉटिकल माइल तक होता है, तो उससे संबंधित जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी है कितनी एक्टिव है उसके बारे में ये दर्शाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये एक्सरसाइज एक तरीके से जो इंडियन नेवी का जो मेजर जो थिएटर लेवल जो रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज की जाती है जिसे ट्रॉपेक्स के नाम से जाना जाता है, जो एवरी 2 ईयर्स पर इसको आयोजित किया जाता है, उसको ही ये आगे बढ़ाने का एक सी विजिल एक्सरसाइज है। अगर हम बात करें सी विजिल और जो ट्रॉपेक्स है ये एक दूसरे के साथ मिलकर एड्रेस करते हैं कि हमारा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को उसके बारे में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमें प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो 3rd एडिशन है ये पैन इंडिया बेसिस पे ये एक्सरसाइज की जा रही है सी विजिल 22। इसके अलावा हमारी जो कोस्टल लाइन है 7,516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वह 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इसके अंतर्गत हमारे 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सी विजिल 22 के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है ये एक रिक्वायरमेंट देती है जो कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंतर्गत डिफाइन किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया ने इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत एक्सपेक्टेड है कि ये अपने जो न्यूक्लियर पावर जो आउटपुट है उसको अगले दशक में लगभग 3 गुना कर देगा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया फोकस कर रहा है इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशियंस के लिए थ्रू द परफॉर्म अचीव और जो ट्रेड हमारी जो पैट जो स्कीम है उसके अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है ये एक ज़रूरत है किसके अंतर्गत, ये आपका जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो डील की थी 2015 में उसके अंतर्गत ये ज़रूरत है जो कि हर एक कंट्री को इसको प्रोवाइड कराना है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो भारत ने अभी अपना लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो COP27 के अंतर्गत अभी प्रेजेंट की है शर्म अल शेख इजिप्ट में, तो उसके अंतर्गत भारत ने बताया है कि ये अगले दशक में न्यूक्लियर पावर आउटपुट को लगभग 3 गुना कर देगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत भारत ने फोकस किया है कि वे अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा थ्रू द परफॉर्म अचीव एंड जो ट्रेड स्कीम है हमारे अंतर्गत जिसको हम पैट स्कीम के रूप में जानते हैं उसके द्वारा। तो इसके अंतर्गत ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी इंडिया ने अनाउंस किया है अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू ट्रांजिशन अ लो इमिशन के लिए जो कि एक पाथवे है पेरिस क्लाइमेट चेंज को अचीव करने का, जो भी नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन हर एक कंट्री के द्वारा रखे गए हैं उसको जो COP27 के अंतर्गत भारत ने इसके अंतर्गत इसको पेश किया। ये जो COP27 आयोजित हो रही है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंतर्गत आयोजित कर रही है। इसके अलावा अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, ये जो स्टेप्स हैं वो हमारी एक 5 डिकेड्स की जर्नी को इसमें अंतर्गत बताते हैं कि हमें नेट जीरो का जो इमिशन का कार्बन न्यूट्रल का जो हमने लक्ष्य रखा है वह 2017 तक रखा है। तो नेक्स्ट जो 5 डिकेड्स में हमारे क्या इनिशिएटिव रहने वाले हैं उसके बारे में ये दर्शाता है। और ये जो 2017 का जो नेट जीरो का जो कॉन्सेप्ट रखा गया था कि कार्बन न्यूट्रल बच जाएगा भारत 2070 तक, तो ये इंडिया ने भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा COP26 जो ग्लासगो में आयोजित हुआ था उसके अंतर्गत ये बताया गया था। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म लो इमिशन जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है ये एक ज़रूरत है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया गया था 2015 में उसके अंतर्गत कंट्रीज को ये एक्सप्लेन करना है कि वे नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है जो हर एक कंट्री के द्वारा डिफाइन किए गए हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वे क्या प्रयास करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया ने अपना अभी ये स्ट्रेटजी को अभी पेश किया है शर्म अल शेख में। इंडिया का जो एक्सपेक्टेड है कि वह जो न्यूक्लियर पावर आउटपुट है उसको ट्रिपल कर देगा अगले दशक में। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल हब होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन है। इसके अलावा जो इथेनॉल और
क्वांटिटी को बढ़ाना पेट्रोल के अंतर्गत, तो ये इसमें भी बढ़ाने का ये प्रयास करेगा। अगर हम बात करें, ये फोकस करेगा इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी पर, जो हमारी स्कीम चल रही है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम के अंतर्गत। साथ ही जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन उसको बढ़ाकर ये अचीव करने की कोशिश करेगा एनर्जी एफिशिएंसी को। इसके अलावा जो मटेरियल एफिशिएंसी है, रिसाइकलिंग है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेगा जिससे कि इमिशन को रिड्यूस किया जा सके। अगर हम बात करें, इंडिया ने इसमें रोड टू नेट जीरो की जिसके अंतर्गत बात की COP 27 के अंतर्गत इन्होंने, जो कि 2070 का जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी हो जाएगा 2070 तक। COP 27 के अंतर्गत जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पेश किया, जिसके अंतर्गत जो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है जो लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसका उद्देश्य है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में भारत को स्थापित करना। साथ ही साथ इसने जो हमारा जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है 2032 तक उसको 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना करने की बात की गई। साथ ही साथ जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है 2025 तक हम अचीव कर लेंगे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल के अंतर्गत। साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाकर भी इमिशंस को रिड्यूस किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा जो डेवलप्ड कंट्री से, जो कि एक तरीके की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य है कि ग्लोबल टेम्परेचर को बिलो पर रखा जाए 2 डिग्री सेल्सियस तक, 2100 तक, और उसको कोशिश किया जाए कि वह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको रोका जा सके। तो ये भारत की तरफ से लॉन्ग टर्म लो इमिशन स्ट्रेटजी को COP 27 के अंतर्गत पेश किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया का जो COP 26 जो ग्लासगो में हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा पंचामृत का कंसेप्ट दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो हमारी नॉन फोसल फ्यूल्स की जो कैपेसिटी है, एनर्जी कैपेसिटी है, वह 500 गीगावाट तक ले जाएंगे हम 2030 तक। इसके अलावा सेकंड में कहा गया था कि जो हमारी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको रिन्यूएबल एनर्जी किससे हम पूरा करेंगे 2030 तक। साथ ही साथ थर्ड में कहा गया था कि 1 बिलियन कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक। इसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी को कम किया जाएगा 45% तक, जो कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को पाएंगे। साथ ही साथ एक नेट जीरो इमिशंस की जो बात की थी 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इस पंचामृत कॉन्सेप्ट को COP 26 ग्लासगो के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दिया गया था। और अभी COP 27 के अंतर्गत कौन सी स्ट्रेटेजी दी गई है? लॉन्ग टर्म लो इमिशन स्ट्रेटेजी को इसके अंतर्गत भारत के द्वारा पेश किया गया है। तो ये क्वेश्चन था हमारा COP 27 से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंडा रिवेलियन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये मूवमेंट है इनिशिएट हुआ था अगेंस्ट द जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 है उसके अगेंस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बिरसा मुंडा है उनको धरती अब्बा के रूप में भी जाना जाता था। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो मूवमेंट इनिशिएट हुआ था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के खिलाफ, तो अगर आपको इसकी टाइमलाइन पता हो, ये जो मुंडा रिवेलियन था 1900 में ये रिवेलियन हुआ था। तो अगर उसको आपको टाइमलाइन पता हो तो आप इसको वैसे ही इनकरेक्ट कर देंगे, क्योंकि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आ रहा है 1908 में और ये जो आंदोलन हो रहा है ये पहले ही हो रहा है। तो ये जो टेनेंसी एक्ट था इस आंदोलन का परिणाम था, ना कि इसका कारण। इसका जो कारण था वह कुंतकारी जो व्यवस्था थी, जमींदारी जो व्यवस्था थी, उसके खिलाफ इस रिवेलियन को शुरू किया गया था। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो बिरसा मुंडा है धरती अब्बा के रूप में जाने जाते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। आज जो 15 नवंबर का दिन है वह जनजातीय गौरव दिवस के रूप में लास्ट ईयर कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। इसके कारण से बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये इस कारण से ये चर्चा में है इस रिवेलियन को। अगर हम बात करें, ये जो लेड किया गया था बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। ये जो रिवॉल्ट है अगेंस्ट जो कॉलोनियल जो मास्टर्स थे जो कि और जो दीकूस थे जिनको हम आउटसाइडर्स कहते हैं। अगर ये टर्म्स आपसे पूछी जाए कि दीकू किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दीकू लोग जो होते हैं वह आउटसाइडर के रूप में ये ट्राइबल लोग मानते थे। और ये इनका जो इस रेबेलियन का जो उद्देश्य था कि मुंडा राज को, मुंडा रूल को इस रीजन के अंतर्गत स्थापित करना।
साथ ही ये जो रिवॉल्ट था वो लेटर उसको जाना जाने लगा उलगुलन और ग्रेट टमोल्ट के रूप में। यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उलगुलन विद्रोह किससे संबंधित है, तो उसमें ऑप्शंस दिए थे मुंडा से। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें मुंडा रिवॉल्ट्स के कारण की, तो 1874 में हुआ क्या कि जो ब्रिटिश ने जो उनका कुंतकारी सिस्टम चलता था कहाँ पर, मुंडा रीजन में, तो उसको रिप्लेस करके सिस्टम कर दिया गया जमींदारी सिस्टम। और इस जमींदारी सिस्टम के आ जाने से हुआ क्या, एक क्लासेस तैयार हो गई जमींदारी क्लासेस, जो कि एक लैंडलॉर्ड हुआ करते थे और जो रैयत हुआ करते थे टीनेंट्स किसान। तो इनकी एक तरीके से ये वर्ग तैयार हो गए। इसके अलावा इसने एक फोर्स लेबर को भी इंटेंसिफाइड कर दिया, जो बेगारी की जाती थी उसको भी इंटेंसिफाई किया। और जो फॉरेस्टेड जो ट्राइबल एरिया था, वह जो ट्राइबल्स थे वो डिपेंड हो गए इन मनी लैंडर्स के ऊपर फॉर देयर मनी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की क्या हुई मुंडा रिवॉल्ट के, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए रिवॉल्ट के बाद। ये रिवॉल्ट जो हुआ था 1999-1900 में इसको किया गया था। इसके जो इम्पैक्ट हुआ कि ये मूवमेंट ने जो ब्रिटिश को कॉग्निजेंस लेने के लिए मजबूर किया, और उन्होंने जो ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन वो करते थे, तो उसके कारण से उन्होंने छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908 लाया उन जो ट्राइबल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। जो कि ये जो एक्ट था ये एक रेस्ट्रिक्ट करता था कि जो ट्राइबल जो लैंड्स है उसको नॉन ट्राइबल लैंड्स, जिसको हम दीकूस कह सकते हैं या आउटसाइडर कह सकते हैं, तो उन नॉन ट्राइबल्स लोगों को या आदिवासी को वह किसी भी तरीके का ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इस ट्राइबल लैंड को, जिससे वहाँ के जो आदिवासी थे उनको काफ़ी आराम मिला, क्योंकि इससे जो उनका जो ट्राइबल जो राइट्स थे भूमि पर उनके, वह उसको इसने प्रोटेक्शन करने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है, जो 15 नवंबर को मनाई जाती है बिरसा मुंडा जी की जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ये जो मुंडा ट्राइब थे, छोटा नागपुर प्लेटू में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनको धरती अब्बा के रूप में भी जाना जाता था, फादर ऑफ अर्थ के रूप में भी जाना जाता था। बिरसा मुंडा है वो उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया अगेंस्ट द ब्रिटिश और जो कॉलोनाइज जो रूल था उसके अगेंस्ट। साथ ही साथ उन्होंने जो कॉलोनाइज ऑफिशियल्स थे उनको जो ट्राइबल से संबंधित जो लैंड राइट्स थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए उन्होंने उनको बाध्य किया। इसके अलावा इनके द्वारा एक ब्रिसाइड्स एक्ट को भी चलाया गया। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो रूलर थे, जो 1813 के एक्ट के बाद से यहाँ पे जो मिशनरीज आने लगे थे और वह कन्वर्ट करते थे लोगों को इस क्रिश्चियनिटी में, तो इसके खिलाफ बिरसा ने स्टार्ट किया था फेथ ऑफ बिरसाइड को। जो इसके जो मेंबर ऑफ मुंडा और जो ओरियन कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने ज्वाइन किया बिरसाइड्स एक्ट को, जो कि खिलाफ काम करता था। जो ब्रिटिश कन्वर्जन जो एक्टिविटीज़ की जाती थी उसके खिलाफ ये प्रयास करते थे। इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत इन्होंने गिव अप करने के लिए कहा, जो लिक्वर जो ड्रिंक करते थे या जो उनके विलेजेस है उसको क्लीन रखने के लिए उन्होंने कहा। साथ ही साथ जो आपके जो विच क्राफ्ट या सॉर्सरी जो जादू टोने जैसी एक्टिविटी जो ट्राइबल्स के द्वारा की जाती थी उसको इन्होंने मना किया कि इस पर विश्वास करना बंद करें इस एक्ट के अंतर्गत। अगर हम बात करें 15 नवंबर का जो दिन है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लास्ट ईयर 2021 में ही कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जनजातीय गौरव दिवस से संबंधित, मुंडा रिवेलियन इसमें हमने देखा, साथ ही साथ बिरसा मुंडा जी के बारे में देखा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस पीस फोरम से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये अक्सर ये न्यूज में रहता है, ये क्या है, ये क्या रेफर करता है। तो फर्स्ट है अ डिविजनल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड में कहा गया है कि अ फ्रेंच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी जो कि स्पॉन्सर्ड की जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। फोर्थ में कहा गया है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये एक फ्रेंच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस पीस फोरम। चलिए देख लेते हैं अभी ये चर्चा में क्यों रही। अभी ये 5th एडिशन जो पेरिस पीस फोरम है इसको अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर हम बात करें पेरिस पीस फोरम की, तो एक फ्रेंच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में। ये होस्ट करता है एनुअल गैदरिंग को, जो कि वर्ल्ड लीडर्स,
साथ ही साथ हेड्स ऑफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, इसके अंतर्गत ये उनकी बैठकों को, उनकी गैदरिंग को आयोजित करता है। इस जो एनुअल इवेंट का जो गोल है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको डायरेक्टली एड्रेस करना इसका गोल नहीं है, बल्कि ये ऑफर करता है इंटरनेशनल एरिना को कि इनिशिएट करे उस पर डायलॉग को बिटवीन जो मल्टीट्यूड और जो बोथ प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी जो एक्टर्स हैं इसके अंतर्गत इनिशिएट करें उसके संबंधित डायलॉग्स को। साथ ही साथ हर साल ये जो फोरम है एक तरीके से प्रोजेक्ट बताता है कि ये जो प्रोवाइड करता है कॉन्क्रीट और इफेक्टिव सॉल्यूशन जो भी संबंधित जो गवर्नेंस चैलेंज है उसके लिए। इसके अलावा ये जो एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड एजेंडा को डिफाइन करता है और साथ ही साथ जो मल्टीलेटरल जो गैदरिंग करता है स्पेशली फोकस करता है ये ग्लोबल गवर्नेंस रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर। साथ ही साथ इसका जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज जैसे डील करता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि दावोस हर साल इसको आयोजित किया जाता है दावोस स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, तो उसी तरीके का ये गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये फोरम है जो कि फ्रेंच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी इशू से संबंधित भी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको मुनीक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। तो इकोनॉमी रिलेटेड कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो हर साल दावोस में आयोजित की जाती है। सिक्योरिटी इशूज के लिए हो गई मुनीक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और जो गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए है वह है पेरिस पीस फोरम। तो इसे ध्यान रखिएगा, जो पेरिस पीस फोरम है एक फ्रेंच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई यूएन की एजेंसी नहीं है, ये कोई WHO की एजेंसी नहीं है, ना ही ये UNFCCC से संबंधित है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो पेरिस गोल्स हैं 2015 के, तो उससे संबंधित आप इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था हमारा 11th सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।